नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डीबीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं के लिए मिड टर्म की परीक्षा के लिए जो व्याकरण के टॉपिक निर्धारित किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं आने ही वाली हैं, तो मिड टर्म की परीक्षा में आपका जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और मिड टर्म के पेपर का ब्लूप्रिंट क्या है, पैटर्न क्या है। आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो जो व्याकरण के टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, अभी जो आपकी मिड टर्म की परीक्षा होगी तो वहाँ से क्रिया और उसके भेद। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। वैसे संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं, लेकिन अभी जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें सिर्फ आपके 2 भेद पूछे जाएंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इन्हीं से संबंधित हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण और उसके भेद। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं और भेद कौन कौन से होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से सवाल पूछे जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आधार पर वाक्य के वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, उद्देश्य और विधेय की दिए गए वाक्यों में कैसे पहचान करते हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद है वहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक है व्याकरण में वो अलंकार है। तो अलंकार के जो भेद हैं वहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। और अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपके पाठ्यक्रम में कुछ निश्चित किए गए हैं अलंकार, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में कौन कौन से पूछे जाएंगे, शब्दालंकार जो होता है उसमें आपके 3 ही अलंकार दिए गए हैं। शब्दालंकार, वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 के आसपास होते हैं, 100 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो दिए हैं आपको उन्हीं की तैयारी करनी है। अनुप्रास अलंकार है जो शब्दालंकार होता है जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है और दोनों बार उनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। और श्लेष अलंकार होता है जिसमें अर्थ चिपका हुआ होता है, एक शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है और जब उसकी व्याख्या करते हैं तो अलग अलग संदर्भ में उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग। दूसरा हमारा मुख्य भेद क्या था, अर्थालंकार। तो यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आपके कितने अलंकार हैं, उपमा जिसमें तुलना की जाती है उपमेय की उपमान के साथ। उसके बाद रूपक होता है जिसमें उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। उसके बाद आपका उत्प्रेक्षा होता है जिसमें उपमेय की उपमान में संभावना दिखाई जाती है। और फिर आपका होता है मानवीकरण। तो मानवीकरण जो अलंकार है उसमें मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों का हम अभ्यास कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रिया से संबंधित प्रश्न है। तो क्रिया किसे कहते हैं, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने का या करने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जैसे खाना, जाना, सोना, पढ़ना, इन सब में कोई ना कोई काम होता है। धातु क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। धातु का जो प्रयोग है वो हम संस्कृत भाषा में करते हैं और धातु के साथ पीछे ना लगाने से हमारी क्या बन जाती है, क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ये अभी मिड टर्म के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जो आपका मिड टर्म के बाद फाइनल टर्म का पाठ्यक्रम आएगा उसमें प्रेरणार्थक क्रिया को भी शामिल किया गया है। जिस क्रियाओं से प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। जैसे कृष्ण अर्जुन से कर्ण को मरवाते हैं, खुद नहीं मारते हैं, मरवाते हैं। तो यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने की। तो इस तरह के वाक्यों में कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को एक साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप इसे सुन सकते हैं। आगे आपके मेन जो पाठ्यक्रम में मिड टर्म के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
तो सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ होती है, जिसमें कर्म होता है क्रिया के साथ या कर्म होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम फल खाता है, तो खाता है क्रिया है और क्या खाता है, फल। तो फल यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, कर्म का। अकर्मक क्रिया क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक। जैसे मोहन हंसता है, मोहन हंसता है तो अपने आप में हंसता है, और जो अपने आप में होने वाली क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं। आगे यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, इसकी मदद से आप सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। क्या और किसको प्रश्न करने से उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। तो 99% इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 1% हमेशा एक्सेप्शनल केस होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ के आप समझ सकते हैं। उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक होगी, यानी कि क्या और किसको प्रश्न करने से हमें ज़्यादातर जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें कर्म की पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक क्या होता है, जिसको हम दूसरों की क्रिया से अनुकरण कर सकते हैं। फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनाना, ये अनुकरण करने वाली क्रियाएं हैं, और जुठलाना जो होता है वो अनुकरण करने वाली क्रिया नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया गया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है। तो हमें लगता है कि कहाँ उड़ रही है, आकाश में। तो आकाश में ज़्यादातर हमें लगता है कर्म कारक होगा, लेकिन यहाँ पर आकाश में क्या है, अधिकरण कारक। तो क्रिया में सकर्मक अकर्मक की पहचान करने से पहले हमें एक बार कारक के बारे में भी अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि कारक के बारे में अगर स्पष्ट जानकारी होगी तो कर्म कारक की पहचान करना हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें आकाश में कर्म नहीं समझना है, यह अधिकरण कारक है, और चिड़िया उड़ रही है, अपने आप में उड़ रही है, तो ये क्या है, अकर्मक। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम सवाल करते हैं कहाँ उड़ रही है, हमें उत्तर मिल जाता है आकाश में, तो हमें लगता है कि ये कर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। श्याम भात खाता है, तो भात को खाता है, ये कर्म है, सकर्मक होगी। मैंने उसे पुस्तक दी और क्या दी, पुस्तक दी, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है, ये भी सकर्मक है। उसकी कमीज है, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया नहीं है। ज्योति रोती है, अपने आप में रोती है, यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये क्या है आपका अकर्मक क्रिया। गीता नौकरानी से खाना पकवाती है, तो यहाँ पर आपको दूसरे से काम करवाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, तो ये क्या है, प्रेरणा। लेकिन इस वाक्य में हम सकर्मक अकर्मक भी देख सकते हैं। तो गीता नौकरानी से खाने को पकवाती है, तो खाना यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो ये सकर्मक में भी आएगा। और पकवाती है तो रेखांकित किया गया है, तो ये विशेष रूप से क्या है आपका, प्रेरणार्थक। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से हमारे क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। संरचना की दृष्टि से क्रिया के अलग भेद होते हैं। तो रचना या कर्म के आधार पर पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं, 2। वह पेड़ से कूद पड़ा, रेखांकित क्रिया का भेद है। तो कूद पड़ा रेखांकित किया गया है, कूद और पड़ा, कूदना और पढ़ना 2 क्रियाओं को जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त क्रिया है। सकर्मक अकर्मक की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, इसमें सकर्मक अकर्मक भी हम देख सकते हैं। वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूद पड़ा अपने आप में होने वाली क्रिया है, और पेड़ से कूद पड़ा अपादान कारक है, पेड़ से कूदकर अलग हो गया, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो वैसे ही आपकी अकर्मक क्रिया होगी। मोहन पढ़ता है, रेखांकित क्रिया का भेद है। तो पढ़ना जो क्रिया है उसमें कुछ ना कुछ कर्म की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर वाक्य में कर्म नहीं दिया गया, तो वाक्य के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आपकी क्या होगी, अकर्मक क्रिया। राम खेलकर चला गया, इस वाक्य में खेलकर क्रिया किस प्रकार की है। जब किसी वाक्य में एक काम पहले पूरा हो जाता है और उसके बाद दूसरी क्रिया आती है, तो जो पूरा होने वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो राम खेलकर, खेलने का काम पूरा कर लिया और फिर चला गया, तो इस तरह की क्रियाएं क्या होती हैं, आपकी पूर्वकालिक। राम खेलकर चला गया, तो ये वैसे देखा जाए सकर्मक अकर्मक में, तो खेलकर चला गया अपने आप होने वाली क्रिया है, कर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका अकर्मक। मैं खाना खाते ही स्टेशन पर चला गया, मैं खाना खाते ही, जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मैं स्टेशन पर चला गया, तो तात्कालिक क्रिया है, अभी अभी काम पूरा हुआ है। और मैं खाने को खाते ही स्टेशन पर चला गया, तो खाना यहाँ पर कर्म है, वैसे देखे तो ये सकर्मक होगी। सेठ ने मुनीम को पत्र लिखा में कौन सी क्रिया है। तो सेठ ने मुनीम को और पत्र को लिखा, 2 कर्म है, तो द्विकर्मक है, और वैसे आपके पाठ्यक्रम में सकर्मक अकर्मक है, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक होगी। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, कहीं पर एक कर्म का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर दूसरे कर्म का।
कहीं पर एक कर्म आता है और कहीं पर दो कर्म एक साथ आ जाते हैं। ये क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न थे। आइए क्रिया को समझने के लिए हम कारक से संबंधित प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारक, छोटी कक्षाओं में आप इसे पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए जो हम विभक्ति चिन्ह लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 भेदों की यहाँ पर विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। और यहाँ पर क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, ने इसकी विभक्ति चिन्ह होता है। क्रिया से प्रभावित होने वाला क्या होता है, कर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया से कौन प्रभावित हो रहा है, वो कर्म होता है और उसका विभक्ति चिन्ह को होता है, लेकिन वाक्य में ज़्यादातर को का प्रयोग नहीं होता है, हमें उसकी पहचान खुद करनी होती है। क्रिया का साधन या उपकरण के रूप में हम करण कारक से या के द्वारा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। संप्रदान किसी और के लिए, जब हम कोई कुछ जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, किसी को कुछ प्रदान करते हैं तो के लिए हमारा संप्रदान होता है। जहाँ अलगाव हो, अलगाव यानी कि अलग होने के अर्थ में, क्योंकि कर्ण कारक और जो आपका अपादान है दोनों की विभक्ति से होती है, लेकिन कर्ण कारक में सहायता के अर्थ में होती है और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होती है। जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है, का, के, की, रा, रे, ना, नी, तो इस तरह वहाँ पर संबंध कारक होता है। अधिकरण जो क्रिया के आधार यानी कि स्थान, समय या अवसर आदि का बोध कराता है, उसमें आपकी विभक्ति चिन्ह लगती है में और पर। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो आकाश में क्या होगा, अधिकरण कारक। संबोधन किसी को पुकार कर संबोधित किया जाता है, किसी को हम बुलाते हैं, जैसे अरे इधर आओ, हे तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर संबोधित करने के लिए संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पर जल्दी से हम इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हिमालय से लगा है लेकिन करण कारक नहीं है। हिमालय से गंगा निकलकर अलग होती है, तो अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपादान। राम कलम से पत्र लिखता है, तो देखो जानबूझ के से लगा हुआ है, यहाँ पर अपादान नहीं है, कलम की सहायता से पत्र लिखता है तो करण कारक होगा। गरीबों को धन दो, अब देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो सकता है। गरीबों को कर्म कारक की विभक्ति है, लेकिन जब हम किसी को देने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये संप्रदान कारक होगा। वह दुकान पर नहीं है, तो दुकान पर नहीं है, अधिकरण कारक। श्याम की गाय का नाम गोरा था, कौन सा कारक है, तो श्याम की गाय, तो की श्याम की गाय, तो गाय और श्याम के बीच में संबंध दिखा रहा है कि ये क्या है, आपका संबंध कारक। रमेश को स्कूल जाना है, वैसे तो को कर्म की विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, रमेश, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ता। परीक्षा मार्च में होगी, में किस कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का है। बच्चा बस की खिड़की से बाहर झांक रहा है, खिड़की से बाहर यानी खिड़की की सहायता से बाहर देख रहा है, तो ये क्या है, करण कारक। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, तो ये संबोधित किया जा रहा है प्रभु को, तो यहाँ पर संबोधन है। के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, संप्रदान। जब हम किसी को देते हैं, किसी को सामान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ दान में देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान। प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया के बाद दूसरा टॉपिक आपका है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आसान सी परिभाषा है, क्रिया और विशेषण को जोड़ दिया तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे, किधर, कितना, इस तरह के प्रश्नों से जब हमें कोई उत्तर मिलता है तो वो क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। और इस आधार पर क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। तो कालवाचक यानी कि समय के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि कब काम हो रहा है, अगर किसी समय विशेष में काम हो रहा है तो ये कालवाचक होगा। स्थान यानी कि किस स्थान पर काम हो रहा है, तो स्थान से संबंधित विशेषता के लिए क्रिया विशेषण होगा स्थानवाचक। परिमाण यानी मात्रा, कितनी मात्रा में काम हो रहा है, ज़्यादा है, कम है, तो ये परिमाणवाचक में आएगा। और किस तरीके से काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, रीतिवाचक। तो ये 4 भेद होते हैं और आपकी परीक्षा में भी यहाँ से या तो परिभाषाएं पूछ ली जाएंगी या फिर आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी या फिर वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पहचान करने के लिए बोला जाएगा। क्रिया विशेषण विशेषता बताते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो सिर्फ क्या बताते हैं, विशेषण। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण का भेद होता है और रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। और चौथा भेद क्या है, परिमाणवाचक। यहाँ बहुत अंधेरा है, तो अंधेरा है
और कहाँ पर अंधेरा है, यानी कि किसी स्थान पर, इस स्थान पर, यहाँ। तो यहाँ क्या है, स्थानवाचक। मैं सुबह उठा था, पेपर में भी आपने ऐसे ही पहचान करनी है। मैं सुबह उठा था, उठा था, कब उठा था, सुबह के समय उठा था, समय के बारे में विशेषता है, कालवाचक। वह मन से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, मन लगाकर, मन से पढ़ता है, रीतिवाचक। वह बहुत खेलता है, मात्रा के बारे में जानकारी है, कम ज़्यादा, तो कितना खेलता है, बहुत, परिमाणवाचक। वह अचानक आ गया, कैसे आ गया, अचानक आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, रीतिवाचक, रीतिवाचक। तो इस तरीके से पेपर में आपके वाक्य दिए जाएंगे, आपको पहचान करनी है। तो आप सवाल कीजिए अपनी क्रिया से और किस तरीके का उत्तर आता है, समय से संबंधित, स्थान से संबंधित, मात्रा से संबंधित या किसी तरीके से संबंधित, उसी के आधार पर आपका क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा था, रीतिवाचक, अचानक से आ गया, रीतिवाचक। वह ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है, ऊपर, किसी जगह की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, स्थानवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जब नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है तो ये क्या है, परिमाणवाचक। कार्य के होने के समय के बारे में क्या होता है, कालवाचक। तो ये सभी की परिभाषाएं दी गई है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, या दोनों की अलग अलग से परिभाषा पूछ ली जाएगी। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता के लिए क्या होता है, स्थानवाचक। और क्रिया के संपन्न होने के तरीके के बारे में रीति यानी कि तरीका, तो ये आपकी क्या होती है, रीति। और रीति प्यारे बच्चों सही मात्रा के साथ लिखना है, र पे बड़ी की मात्रा लगती है और त पे छोटी की मात्रा, तो कई बच्चे इसको लिखने में भी गड़बड़ियाँ करते हैं। दिशावाचक और स्थितिवाचक किसके भेद होते हैं, तो दिशा यानी किस दिशा में काम हो रहा है, तो कोई जगह है, और स्थिति यानी कि किस स्थिति में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के आगे दो भेद हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं अलंकार और रस। रस आपका कक्षा 10वीं में आता है, साथ साथ ही टॉपिक दिए गए हैं। हम अलंकार के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा है, आभूषण या गहना होता है। तो जिस प्रकार कोई भी स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, तो वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। कोई भी कवि अपनी रचना में, अपने काव्य में अगर अलंकार का प्रयोग करता है तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। अलंकार के मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे, दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर शब्द के आधार पर सुंदरता बढ़ाई जाती है और अर्थालंकार में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थ के आधार पर सुंदरता बढ़ाई जाती है। और यहाँ पर मुख्य जो भेद होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों आपके शब्दालंकार के भेद हैं। जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। विमल वाणी ने वीणा ली, व और व की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर सुंदरता बढ़ रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शब्दों की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर वर्णों की होती है और यहाँ पर शब्दों की। दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, दो या दो से अधिक शब्द, या तो दो शब्द आएंगे जो दो बार लिखे होंगे और दोनों बार उनका अर्थ क्या होगा, अलग, या दो से अधिक बार भी आ सकते हैं। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ पर बेर और बेर एक जैसे शब्द हैं, दो बार आए हैं, और 3 बेर का मतलब होता है 3 बार, और 3 बेर का मतलब होता है बेर का फल। तो इस तरीके से यहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष में अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी कि शब्द एक ही बार प्रयोग में होता है, लेकिन बार बार जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, संदर्भ निकालते हैं, प्रसंग के आधार पर भेद, उसके प्रसंग के आधार पर उस शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुस चून। तो जो पानी होता है उसके 3 अर्थ है, जब हम इसको समझते हैं, मोती के अर्थ में अलग है, मानुस के अर्थ में अलग है, और चून के अर्थ में अलग है। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ है, चमक मोती के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जो चून यानी कि चूना या आटे के अर्थ में आप ले सकते हैं, साधारण जल है। उपमा अलंकार, ये आपका अर्थालंकार का भेद है। भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपाद, तो बहुत ही शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, इससे आपको परेशान नहीं होना। जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, समानता के आधार पर कोई गुण अगर उनमें समान है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसमें सा, ऐसा, जैसा, सदृश, समान, सम, सरिस, से, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनको हम वाचक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो सा, मुख और चंद्रमा में समानता दिखाई गई है और बीच में सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, उपमा अलंकार।
आगे आपका ये है अर्थालंकार का भेद है, ये सारे अर्थालंकार के भेद हैं। उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि जो है चंद्रमा होता है और मुख मुख होता है, तो शशि और मुख दोनों को एक ही मान लिया है, मुख को ही चंद्रमा मान लिया है और बीच में यहाँ पर ज़्यादातर योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है, कुछ कुछ तुलना की जाती है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सा, समान, सम इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है उपमा में। यहाँ पर मनु, मानहु, मानो, जनु, जानहु, जानो, जो इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी मदद करेंगे जब पेपर में कोई भी उदाहरण आता है, तो इस तरह के शब्दों को देखकर भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, तो मानो यहाँ पर वाचक शब्द आ गया है, मानो हो गए पंकज नए। तो देखो, अगर मान लो इसका अर्थ भी आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि पहली बार जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे तो हो सकता है पूरा मतलब समझ में आए या ना आए, तो यहाँ पर जो वाचक शब्द है इनकी मदद से भी आप यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। आगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। वैसे एक ही जैसे शब्दों को जब दो बार लिखा जाता है और दोनों का अर्थ भी सेम होता है, एक जैसा होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बीच में योजक लगा है, तो योजक आपका रूपक में भी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ हैं दोनों एक जैसे होते हैं। अन्योक्ति ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। अतिशोक्ति ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आसान है, इसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, इतनी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है कि हमें आश्चर्य होता है, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई है और सारे राक्षस भाग गए हैं। अतिशोक्तिपूर्ण जहाँ पर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। और मानवीकरण ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मानवीकरण नाम से ही स्पष्ट है कि मानव की तरह क्रियाएं करते हुए जब हम दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, निर्जीव पदार्थों को या प्रकृति की वस्तुओं को या पशु पक्षियों को जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा जो अमानव है, उनको मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं, तो वो हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो बीती विभावरी जागरी, विभावरी क्या होता है, रात का समय होता है, तो जागरी मतलब रात को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तो उषा जो है सुबह का जो समय होता है उसको नागरी यानी कि महिला के रूप में दिखाया गया है, और वो पनघट में से पानी भरकर ला रही है, स्त्री के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन इसके अर्थ को समझने का आपको प्रयास करना है। आगे आप देख सकते हैं ये अलंकार में महत्वपूर्ण शब्द है। उपमेय क्या होता है, जिसकी हम उपमा करते हैं यानी तुलना करते हैं। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है। समान धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, जैसे कि हमारे पास उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में जिस आधार पर समानता दिखाई जाती है उस गुण को हम समान धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, सरिस शब्द होते हैं, जिससे हम समानता का बोध कराते हैं। मुख उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख जिसकी तुलना की गई है उपमेय है और जिसके साथ की गई है उपमान है, और जो गुण है सुंदरता के आधार पर है, और शब्द कौन सा है, वाचक सा। तो उपमा अलंकार में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रूपक अलंकार में भी उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्पष्ट होना चाहिए, जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना करते हैं वो हमारा उपमान होता है। और उपमेय हमारे पास होता है तो उसको हम प्रस्तुत भी बोलते हैं, और उपमान जो होता है वो कोई विशेष वस्तु होती है, हमारे पास नहीं होती है, बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु होती है, तो उसको हम अप्रस्तुत भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इनका अभ्यास कर लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और आप समझ ही गए होंगे। त वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, हरि र के ऊपर मात्रा आएगी, तो यहाँ पर चरण कमल, चरण और कमल दोनों को एक ही मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए, तो कनक कनक यहाँ पर यमक अलंकार है। दो शब्द हैं और दोनों के मतलब क्या है, अलग अलग। कनक होता है सोना और कनक होता है धतूरा।
अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरा होए। तो बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरा होए, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कबीरा कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानही, सो काफिर बेपीर। पीर शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं, और दो अर्थ होने की वजह से एक जैसे शब्द हैं, यमक अलंकार है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा क्या होता है? मन की पीड़ा होती है। तो मेरी जो मन की पीड़ा है वो सोई हुई है, थक कर सोई हुई है, मनुष्य की तरह उसको दिखाया गया है। तो क्या है? मानवीकरण। तुम तो काल हाँक जनु लावा। तो अगर अर्थ भी समझ में नहीं आता है, जनु यहाँ पर किसके लिए प्रयोग होता था? उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। ये वाचक शब्द है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि काव्य जो होता है उसका अर्थ या तो आपने पहले से पढ़ा है तभी समझ सकते हैं, ऑन द स्पॉट बहुत मुश्किल होता है। नया अगर कोई भी काव्य आता है, कोई भी पंक्तियाँ आती हैं, तो आप कुछ कुछ परिभाषाओं को देखकर वहाँ संकेत बिंदुओं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मनु शब्द का प्रयोग हुआ है, और क्या है? उत्प्रेक्षा। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो एक छोटे बच्चे के नए नए दांत आए हैं, और ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता का नाम है, नागार्जुन जी की कविता है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए इंसान में भी जान डाल देगी। तो ये तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, मरा हुआ इंसान कभी जीवित नहीं हो सकता। अतिशोक्ति अलंकार। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, सा से सी, उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है, जब वो पहली बार घुटनों के बल चलते हैं, हाथ में मक्खन लेकर, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, और माता यशोदा उनके रूप को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो यहाँ पर वत्सल रस है। रस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होता है? शांत रस होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये श्रृंगार रस है। क्रिया, क्रिया विशेषण, अलंकार के बाद आपका टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। तो वाक्य मानव मन के भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा की लघुत्तम इकाई है। जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, वर्णों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से ही हमारी बातचीत पूरी हो पाती है। तो अगर हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वाक्यों को कहा जा सकता है। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, घटक होते हैं, भेद नहीं है, ये अंग है, ध्यान रखना है, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है किसी वाक्य में वो क्या होता है? विधेय। वाक्य की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। तो वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, जिसको आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसको आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं। कथनात्मक वाक्य, इसको विधानवाचक भी हम कहते हैं, दूसरा नाम है ये इसका। प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संभावनार्थक, इसको हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक और संकेतवाचक और निषेधात्मक। तो ये 8 भेद हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं इनको। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के पास स्थित है। तो साधारण सी जानकारी दी गई है कि भाई विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के पास स्थित है। जब हम साधारण तरीके से कोई सूचना या जानकारी देते हैं तो उसको विधानवाचक कहते हैं। क्या तुमने सुबह उठने का मन बना लिया है? तो सवाल पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक है आपका। पिताजी ने कब तक वापस आ जाने के लिए कहा था? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक है। समय से आ जाना और काम पूरा करके ही जाना। तो समय से आ जाना आज्ञा दी जा रही है, और काम पूरा करके ही जाना, तो ये क्या है? आज्ञार्थक। ईश्वर आपको जीवन की सारी खुशियां दे, तो इच्छा व्यक्त की जा रही है। कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? इच्छार्थक। संभवतः शाम को बारिश हो और हमें भीगने का मौका मिले। तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है, संभावना है, और संभावना है तो ये क्या है? संदेहवाचक या संभावनार्थक। बाप रे इतना भयंकर शेर, तो बाप रे बहुत ही आश्चर्य के भाव हैं, तो विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है, प्रश्नवाचक के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है।
आगे आपसे पूछा गया है, यदि बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ होता तो हमारी स्थिति अच्छी होती। तो ये संकेतवाचक है, क्योंकि इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें एक बात का संकेत यदि बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ होता तो दूसरे वाक्य में मिलता है, तो ये क्या होता है? संकेतवाचक। यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, जैसे को तैसा। संकेतवाचक में दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं और एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करती है। किसी महापुरुष कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं। जब हम किसी महापुरुष के कथन को लिखते हैं तो कोट करके लिखते हैं, यानी कि हम कोट कर कर लिखते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। दिए गए आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या तुम खाना बनाना जानती हो? आसान है। क्या है आपका? प्रश्नवाचक है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इच्छा की जा रही है तो इच्छा अर्थक है। सुमन स्टेशन पर आ चुकी है, प्रश्नवाचक में बदलना है, तो क्या सुमन स्टेशन पर आ चुकी है? इस तरीके से हम बदल सकते हैं। कोष्ठक का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? दूसरी भाषा में पर्याय देने के लिए, विकल्प दिखाने के लिए, कठिन शब्दों को स्पष्टीकरण के लिए, लेखक का नाम लिखने के लिए। दूसरी भाषा में पर्याय देने के लिए भी हम कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं, विकल्प दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। लेखक का नाम लिखने के लिए कोष्ठक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। तो ये अतिरिक्त जानकारी थी, कोई बात नहीं, आप इसे देख सकते हैं। आगे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न है। मैंने खाना नहीं खाया, तो ये क्या है? निषेधात्मक। क्या तुम विद्यालय जाओगे? प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से आज्ञा अर्थक आपने बनाना है। काश तुम कल विद्यालय जाते, तुम विद्यालय जाओ, आज्ञा दी जा रही है, तुम विद्यालय जाओ। वाह तुम विद्यालय जाओगे, ये विस्मयादि बोधक सेंस में हो गया है। शायद तुम विद्यालय जाओगे, ये संदेह अर्थक हो गया है। उम्र के इस पड़ाव में अब क्या करेगी पढ़ाई? तो यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं है क्या करेगी पढ़ाई, सवाल नहीं पूछा गया है, जानकारी दी गई है कि उम्र के इस पड़ाव में अब पढ़ाई कुछ नहीं कर सकती। तो विधानवाचक होना चाहिए, वैसे इसको और स्पष्ट करके दिया जा सकता था। आज तूफान आएगा, संदेहवाचक में आपको बदलना है, शायद आज तूफान आएगा, इस तरीके से आप बदल सकते हैं। वह आज दफ्तर जाएगी, वाक्य से बना कौन सा वाक्य निषेधात्मक वाक्य नहीं है? तो घुमा फिराकर विकल्प दिए गए हैं। वह दफ्तर नहीं जाएगी निषेधात्मक है। वह दफ्तर जाने से रही, यानी कि नहीं जाएगी। अब क्या जाएगी वह दफ्तर? उसे दफ्तर तो जाना ही होगा, तो निषेधात्मक नहीं है, ये नहीं है, जाना ही होगा। यहाँ पर नहीं का भाव नहीं है, यहाँ पर भी घुमा फिरा कर दिया गया है। पिताजी ने नाश्ता नहीं किया है, वाक्य से बना कौन सा? प्रश्नवाचक नहीं है। क्या पिताजी ने नाश्ता नहीं किया है? प्रश्नवाचक है। पिताजी को नाश्ता नहीं करना है, प्रश्नवाचक है। पिताजी को नाश्ता क्यों नहीं करना है और पिताजी नाश्ता नहीं करेंगे, ये निषेधात्मक है। किसी सुंदर चित्र को देखकर बोले गए निम्नलिखित 4 वाक्यों में कौन सा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है? वाह कितना सुंदर चित्र है, सही है। अरे इतना सुंदर चित्र, सही है। चित्र की सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो ये साधारण जानकारी है और ये विस्मयादि बोधक नहीं है। बहुत खूब, किसने इतना सुंदर चित्र बनाया? तो ये भी विस्मयादि बोधक है। बारिश आएगी या नहीं आएगी, ऐसी मनस्थिति को व्यक्त करने वाले निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक? आएगी या नहीं, यानी निश्चित जानकारी नहीं है, शायद आज बारिश आए, संदेहवाचक वाक्य नहीं है, तो ये संदेहवाचक है। हो सकता है आज बारिश न आए, ये भी संदेह है। आज तो बारिश आएगी ही, तो यहाँ पर संदेह नहीं है, निश्चित बताया जा रहा है। संभवतः आज बारिश आएगी, तो यहाँ पर भी संदेह है। निम्नलिखित में से किस वाक्य का संबंध किसी शर्त के विधान के साथ नहीं है? तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। अगर तुम भी साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा, संकेत है। यदि तुम साथ नहीं चलोगे तो मजा नहीं आएगा, संकेत है। अगर तुम साथ न चले होते तो बहुत मजा आता। तो तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा, तो यहाँ पर संकेत नहीं है। तो ये घुमा फिरा कर थोड़े प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आपकी परीक्षाओं में आसान से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी बहाने आपका क्या हो जाएगा? अभ्यास। हाय मेरे बदन में बहुत दर्द है, तो विस्मयादि बोधक है, जल्दी से आप पहचान कर सकते हैं। गलत काम मत करो, तो ये क्या है आपका? आज्ञार्थक है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो सीधी सीधी बात बताई जा रही है, कथनात्मक या विधानवाचक है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तो क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि बारिश नहीं हुई होती तो भारत मैच जीत जाता। यदि बारिश नहीं हुई होती, संकेत दिया जा रहा है, तो भारत मैच जीत जाता, तो ये क्या है आपका? संकेतवाचक। आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले, तो इच्छा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है।
यहाँ पर भी कुछ वाक्य हैं, आइए इनकी भी पहचान कर लेते हैं। कितना सुहावना दृश्य है, आप समझ ही गए होंगे, विस्मयादि बोधक। तो पेपर में या तो आपको पहचान करने के लिए दिया जाएगा या परिवर्तन करने के लिए दिया जाएगा या फिर नाम पूछा जाएगा। तुम आ रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक। अरे तुम आ गए, विस्मयादि बोधक है। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छा की जा रही है, इच्छावाचक या इच्छा अर्थक दोनों ही सही है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते, क्या है, संकेत दिया जा रहा है, संकेतवाचक। निकल जाओ यहाँ से, तो ये क्या किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ से निकल जाओ। वह तो चलने से रही, तो देखो नहीं का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, निषेधात्मक। थोड़ा सा घुमा फिराकर वाक्य पूछा गया है, निषेधात्मक। उसने मना थोड़े ही किया है, यानी कि मना नहीं किया, साधारण जानकारी है, विधानवाचक। उफ आज कितनी गर्मी है, विस्मयादि बोधक। और अंतिम यहाँ पर पूछा गया है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो इच्छा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, इच्छावाचक। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो क्रिया से संबंधित है और आपकी परीक्षा में सकर्मक अकर्मक क्रिया से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम इनके भेद देख लेते हैं। हरजीत जाग रहा है, जाग रहा है कर्म नहीं है, यहाँ पर जागना अपने आप में होने वाली क्रिया है, तो ये क्या है आपका अकर्मक। संदीप और रमेश गांव गए हैं, कहाँ गए हैं, गांव को गए हैं, तो यहाँ पर कर्म है, गांव किसका रोल प्ले करेगा, कर्म का, तो ये आपका क्या है, सकर्मक। वे सभी काम के लिए मुंबई गए हैं, तो मुंबई को गए हैं, तो ये भी क्या है, सकर्मक। वे सभी कपड़े धोते हैं, क्या धो रहे हैं, कपड़ों को धो रहे हैं, तो ये कपड़े यहाँ पर कर्म का रोल प्ले करेंगे। 1 घंटे से तेज हवाएं चल रही हैं, तो 1 घंटे से तेज हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं अपने आप में चल रही हैं, तो यहाँ पर कर्म नहीं होगा, ये क्या है, अकर्मक। पंडित जी भक्त जनों को भागवत कथा सुना रहे हैं, भक्त जनों को, ये क्या है, कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, कर्म की पहचान कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जब जाओ वह सोया हुआ मिलता है, वह सोया हुआ मिलता है, अपने आप सोया हुआ है, तो ये क्या है आपका अकर्मक। सरकार अध्यापकों को अच्छा वेतन देती है, तो यहाँ पर अध्यापकों को, ये आपका क्या है, कर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक। गुरुजी गीता पढ़ाते हैं, गीता को पढ़ाते हैं, गीता कर्म का रोल प्ले करेगा। बच्चा रोता है, अपने आप में रोता है, तो ये क्या है, अकर्मक है। तो सिर्फ आपने कर्म की अच्छे से पहचान करना सीखना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। माँ खाना खिला रही है, क्या खिला रही है, खाने को खिला रही है, तो ये भी आपका सकर्मक है। हरीश रोता है, अपने आप में रोता है, अकर्मक है। मैं कोलकाता जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कोलकाता को जाऊंगा, तो ये क्या है आपका सकर्मक। वह दूध को पीता है, दूध यहाँ पर कर्म है, सकर्मक है। बच्चा गिर गया, अपने आप गिर गया, अकर्मक है। कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है, तो वह कौन जा रहा है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, कौन जा रहा है, जाना, कोई व्यक्ति जा रहा है तो जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये भी क्या होगा, अकर्मक। रानी ने सांप को मार दिया, तो सांप को मार दिया, ये क्या है, सकर्मक है। सांप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म। अध्यापिका लता को कविता सिखा रही है, लता को, ये कर्म है, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, तो गेंद से खेल रहे हैं, तो गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर गेंद कर्म नहीं है, तो खेल रहे हैं बस, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। माँ लड़की को खाना देती है, लड़की को, तो ये कर्म हो जाएगा, ये आपका क्या है, सकर्मक। टायर घिस गया, अपने आप में घिस गया, तो ये क्या है, अकर्मक। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे से पहचान कर पाएंगे। वह खाना खा रही है और किसको खा रही है, खाने को, तो ये सकर्मक है। दुकानदार ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, किसको दी, विद्यार्थी को। वह बहुत शर्माती है, अपने आप में शर्माने की क्रिया होती है, तो अकर्मक है। अजय कहानी पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, कहानी को, तो ये भी क्या है, सकर्मक।
प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने जो भी आपके टॉपिक हैं डीबीएससी बोर्ड के द्वारा मिड टर्म की परीक्षा में व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक हैं इसके बारे में अभ्यास किया है। आशा करती हूँ आपकी मदद हुई होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।